राम राम जी सारन। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्या रही कल कोशिका वाली क्लास लगभग समझ में आई होगी। और सागा अपनी 10 क्वेश्चन वाली सीरीज भी चलने लग गई है, रवि सर की भी क्लास आने लग गई है। तो थे चैनल बढ़िया सपोर्ट करो, कोई दिक्कत को नहीं। तो थाने धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़िया मैटर जिसको आप प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं थाने एक और बात बताना चाहूँ जिसकी अभी थोड़ी सी मेरे माइंड स्किप होगी। देखो अभी दिसंबर के अंदर एग्जाम है आरआरबी क्लरिकल और आरआरबी पीओ का की बैंक का एग्जाम है। बैंक अंदर थर्कन एक ऑप्शन मिला है कि मैथ और रीजनिंग प्री में और मेंस में जीके और बैंकिंग पोर्शन कंप्यूटर वगैरह मैथ रीजनिंग और सब्जेक्ट में थाने लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश थर्कन की एक ऑप्शन रहा है। अगर तो हिंदी करो फिर तो कोई दिक्कत को नहीं, और इंग्लिश करो तो बहुत सारी पर्सनल की आपकी है। तो हिंदी अगर थे करो तो आपने चैनल पर बढ़िया ए नंबर हिंदी है जी रवि सर करवाने लग रहा है। तो बैंकिंग लेवल तक भी ही करवाया फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि पहले दिन ही क्यों बहुत बढ़िया पे हिंदी करवाने लग रहा है, ठीक है। तो बटू हिंदी आपने कवर कर सको, ठीक है। अब देखो अपन चैप्टर चलो कोशिका। कोशिका के अंदर अपन कोशिका सिद्धांत पढ़ दिया। अब छोटा मोटा शब्द है अब इंट्रोडक्शन करवा दूं थारों में, और इंट्रोडक्शन करवाए बाद में क्यों आपका फिर आगे एक एक बार आराम बात करांगा। तो देखो इंट्रोडक्शन करा शुरू। पहले शब्द देखो दर्शा में लिखा प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा लिख रहा है यूकैरियोटिक, तीसरा लिख रहा है कोशिका भित्ति, चौथा लिख रहा है कोशिका झिल्ली, पांचवां केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अंतःप्रदवी जालिका, सूत्र कणिका, सूक्ष्मकाय, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, रसदानी, राइबोसोम, हरित लवक और तारककाय। इतना शब्द लिखे है, ठीक है जी। तो अब हमने बारे में आप थोड़ा सा विस्तार में बात करा। देखो होता क्या है, अपने कोशिका को एक जीव एक कोशिकीय जीव पढ़ लिया, बहुकोशिकीय जीव पढ़ लिया। अब अपने कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कोशिका के? दो प्रकार होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। देखो इसको प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्र की और इसको बोलते हैं ससीम केंद्र की, ठीक है जी। तो अड़ तक थाने कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अब देखो अन याद किया करोगा, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी गाड़ी को नहीं, आराम याद होने वाली चीजें। देखो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उन्हें बोला जाता है अविकसित कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? अविकसित। दूसरी इसकी क्या खास बात है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का क्या होता है जी? अभाव होता है। कोशिकांग का भी अभाव होता है, ठीक है। और उसकी खास बातें क्या है, और आपको इसके बाद ध्यान में रखनी है कि जो आपका है इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते, केंद्रक भी पूर्ण विकसित नहीं होता। तो कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है वो पूरी की पूरी अविकसित होती है। और यह कोशिका पाई जाती है सरलतम जीव में। कौन से जीवों में? सरलतम जीव। और ये होगी सिर्फ एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। मतलब आप ये कह, जो एक कोशिकीय जीव होता है वो आपका क्या होता है? जो आपका एक कोशिकीय जीव होता है वो क्या होता है कि यह प्रोकैरियोटिक होता है हमेशा। कौन सा होता है जी? प्रोकैरियोटिक होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो विकसित कोशिकाएं कह सकते हैं आप। कौन सी कोशिकाएं कह सकते हो आप? विकसित कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? विकसित कोशिकाएं। अब देखिए आपको एक दो बातें और ध्यान में रखनी है इसकी। जो यूकैरियोटिक है आपकी, यूकैरियोटिक, इसको आप बोल सकते हो कि इसमें विकसित केंद्रक होता है। क्या होता है जी? विकसित केंद्रक होता है। तो विकसित कोशिका होती है, विकसित कोशिका होती है। कोशिकांग भी इसमें संपूर्ण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी? संपूर्ण इसमें कोशिकांग है जो पाए जाते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया। एक लाइन में सारी बातें ट्रिक से खत्म करता हूं, एक लाइन से खत्म करने का मैं प्रयास करता हूं। देखो कैसे, प्रो का मतलब होता है पुराना, याद करने के लिए बता रहा हूं क्या होता है। प्रो का मतलब होता है जी पुराना, और यू को आप याद रखो न्यू से। कैरियो का मैंने आपको पहले पिछली क्लास में मतलब बता दिया था, केंद्रक होता है। क्या होता है जी? केंद्रक। तो पुराना केंद्रक और नया केंद्रक। आपको पता है जो पुराना केंद्रक था वो अविकसित था और जो नया केंद्रक है वो विकसित है। तो हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात करते हैं कोशिका भित्ति की। किसकी बात करते हैं जी? कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति की बात करते हैं। तो अपनी पिछली क्लास में अपने पढ़ा था, रुडोल्फ विर्चो ने भी ये बात बताई थी और मैं भी आपको बता देता हूं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है जी? पादप कोशिका में। और पादप एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में, और कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में किस चीज की बनी होती है? तो वो बनी होती है सर सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है जी? सेल्यूलोज की बनी होती है। साथ के साथ आप याद रखना कवक की कोशिका भित्ति। किसकी? कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है जी काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है जी? काइटिन की बनी होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका की झिल्ली, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कोशिका झिल्ली। जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली, उसमें कोशिका झिल्ली का भी अभाव अपने कह सकते हैं, और कोशिका झिल्ली का अभाव भी आप कह सकते हो। और उसके बाद में क्या होता है? ये कोशिका झिल्ली होती है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है। ये प्रोटीन हाँ, ये वसा और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इसमें मुख्य कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, इनसे ये मिलकर, ठीक है। और इसको लिपिड भी कह सकते हो आप, लिपिड से भी बनी होती है ये। ठीक है। अपने आगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ मोटी मोटी चीजें बताई हैं। कोशिका झिल्ली होती है वो पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो आपको सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको और बताता हूं। अभी सिर्फ क्लास को आपको सुनना है, इसको कुछ नहीं करना। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइन नोट कर लेना, नहीं तो अगले अपने एक एक चीज के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अब अपनी बात करते हैं अगली चीज के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? कल बता दिया था, कमेंट सेक्शन में बताना। रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी जी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है? केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज किसने की थी? फेलिक फोंटाना। फेलिक फोंटाना। केंद्र के अंदर पाए जाते हैं जी आपके गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं जी केंद्र के अंदर? गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं जी? इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं जी? क्रोमोसोम या क्रोमोसोम। जो गुणसूत्र होते हैं वो उलझे हुए धागों के रूप में पाए जाते हैं। धागों के रूप में उलझे हुए, इससे धागे रूप संरचना को बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं जी? क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? केंद्र का अध्ययन क्या लगता है जी आपका? कैरियोलॉजी। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? नहीं होता। इसमें आरबीसी में केंद्रक होता है वो आपका नहीं होता। इस आरबीसी में केंद्रक न होने की वजह से जो आरबीसी होती है वो कोशिका विभाजन का अपवाद होती है या कोशिका सिद्धांत का अपवाद होती है, यानी कि आरबीसी में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने इसके बारे में अब अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं। केंद्र की आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं। केंद्र में क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज फेलिक फोंटाना। क्रोमोसोम गुणसूत्र धागे के रूप में क्रोमेटिन जाल। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसकी वजह से ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला आता है जी आपका गुणसूत्र। देखो क्या आता है जी? गुणसूत्र। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है सर 46। कितनी होती है? 46, या इसको आप 23 जोड़े भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 23 जोड़े गुणसूत्र। जो आपके 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, वो इस तरह से डिवाइडेशन है 22 प्लस 1। ये जो आपका 22 प्लस 1 है, इस 22 प्लस गुणसूत्र को बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र। और इस एक जोड़ी गुणसूत्र को बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र या सेक्सुअल क्रोमोसोम। ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र या सेक्सुअल क्रोमोसोम। ठीक है। इसके बाद में आपने इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये जो 22 गुणसूत्र हैं ये मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल में समान होते हैं, इनकी संरचना बिल्कुल समान होती है। लेकिन जो लैंगिक गुणसूत्र है ये नर और मादा में दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो नर में जो गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र है वो XY होते हैं और मादा में होते हैं XX। ठीक है। इन्हीं गुणसूत्रों की वजह जो होता है वो लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है जी। गुणसूत्र कितनी बात समझ में आई? उसके बाद में आगे बात करते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए। तो आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा इसकी डीएनए की फुल फॉर्म। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? नोट करना। डीएनए की फुल फॉर्म होती है सर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या
अम्ल, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, ये आपकी होती है डीएनए की फुल फॉर्म। साथ के साथ आप दिमाग में ऐड करो आरएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की, तो आरएनए की होती है आपकी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। जो डीएनए होता है वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी कि हमें जो माता पिता से गुण, जो माता पिता के गुण होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं और हमारे से हमारी संतति में जाते हैं, वो किसके द्वारा जाते हैं, डीएनए के द्वारा ही जाते हैं। तो डीएनए जो होता है इसे आप आनुवंशिकता की इकाई बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो जी, आनुवंशिकता की इकाई, आनुवंशिकता की इकाई, इसे आप बोल सकते हो। किसे सर, डीएनए को आप आनुवंशिकता की इकाई बोल सकते हो। इसके बाद में अपने आगे बात करें तो जीव द्रव्य, लो जी अब थोड़ा सा आपके लिए काम थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे होते आपके लिए साइंस टफ इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो एक तो गर्मी बहुत है, क्या करें। ये मान लीजिए आपकी सेल है, क्या है जी, सेल। ये है आपका केंद्रक, यहां पर होते हैं आपके कोशिकांग, क्या होते हैं जी, इस तरह से कोशिका के अंग होते हैं। ठीक है, ये आपका केंद्रक, इसके अंदर होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य। जब केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य दोनों मिक्स हो जाते हैं तो अब ऐसे आप जीव द्रव्य बोल सकते हो। दोनों को जोड़कर आप जीव द्रव्य बोल सकते हो। केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य इज इक्वल टू जीव द्रव्य। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, कोशिका द्रव्य यानी कि केंद्रक के बाहर वाले भाग के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, जीव कोशिका द्रव्य पाया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में पदार्थ पाया जाता है, इसे आप कोशिका द्रव्य बोल सकते हो। ये बात नहीं, यानी कि केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जा रहा है, यहां पर आपका पाया जा रहा है। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को अलग कौन करती है, तो इसको अलग करती है जी आपकी केंद्रक झिल्ली। कौन अलग करती है सर, केंद्रक झिल्ली अलग करती है। फिर अपने बात करते हैं केंद्रक द्रव्य, जो केंद्र के केंद्र पाया जा रहा है ये वाला, ये केंद्रक द्रव्य होता है। अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी, इसको आप ईआर भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में आप ईआर भी लिख सकते हो। यह होती है दो प्रकार की, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ पर आर जो राइबोसोम के कण है वो नहीं पाए जाते, राइबोसोम के कण होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और इस पर राइबोसोम के कण होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, कोशिका का कंकाल, यानी कि यह कोशिका के आकार को निर्धारित करता है। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है जी, सबसे बड़ा कोशिकांग। वैसे सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक भी होता है आपका। अब इसके बाद में अगला आता है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। सभी जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बाकी एक के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो आपका सूत्रकणिका होता है, वो क्या होता है, वो होता है सर कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का बिजली घर, सेल ऑफ पावर हाउस। तो इसकी खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आपकी कोलिगर ने। किसने की थी सर, कोलिगर ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, कोलिगर ने इसकी खोज कर दी थी। ठीक है जी, ठीक है, तो कोलिगर ने इसकी खोज कर दी, कोशिका का पावर हाउस। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज टूटता है। क्या टूटता है, ग्लूकोज, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी कि यह समीकरण होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। यानी कि ऊर्जा कहां पे बनती है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसलिए इसे बोलते हैं सेल ऑफ पावर हाउस। इसके बाद में आता है आपका सूक्ष्मकाय, यानी कि ये छोटे छोटे कण होते हैं कोशिका के अंदर, इसकी कुछ खास बात नहीं है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय भी क्या होता है, गोल्जी काय, गोल्जी काय जो होता है इसकी खोज की थी आपकी कैमिलो गोल्जी ने। नाम से पता चला गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। इसका जो संगठन होता है किसका, गोल्जी काय का जो संगठन होता है वो सेम टू सेम अंतःप्रदवी जालिका के पदार्थों के संगठन से समान होता है। उसमें अगले अपने डिटेल से बात करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इस क्लास को सुनना है। अगर समझ में आए तो नोट्स, मतलब जो आपको नोट्स इंपॉर्टेंट लगे तो बना लेना, नहीं तो आपको अभी सिर्फ आपको सुनना है, आपको बेस क्लियर हो कि हमें आगे पढ़ना क्या है। इस क्लास के अंदर आपको मैं सिर्फ बेस करवा रहा हूं, फिर एक एक चीज को उठाएंगे और एक एक चीज के बारे में विस्तार से पूरा इसको पोस्टमार्टम करेंगे अपने।
ठीक है, किसका? एक एक कोशिकांग का अपने पोस्टमार्टम अच्छे से करेंगे, क्या आता है क्या नहीं आता, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम बैठे हैं। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने। अब गोल्जी का जो होता है ना, देखो थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक से हट कर लेके चलता हूं। ये होता है जो हमारा स्पर्म, क्या होता है? स्पर्म। जो स्पर्म की उपली टोपीनुमा संरचना होती है, स्पर्म की उपली टोपीनुमा संरचना होती है, इसे बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं जी? एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम होता है ना, वो किसका बना होता है? वो गोल्जी काय का बना होता है। बस ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका बना होता है? गोल्जी काय का बना होता है। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, 8वीं क्लास 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कोशिका की आत्मघाती थैली लयन काय या लाइसोसोम। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डी डुबे ने। किसने खोज की थी इसकी? इसकी खोज की थी डी डुबे ने। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे। अब देखो आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, वो क्या बता रहा हूं वो समझना। जो डी डुबे ने इसकी खोज की थी, किसकी? लाइसोसोम की। तो इसे कोशिका का सुसाइडल बैग या कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? देखो, और इसका एक अन्य नाम है, एक तो है सुसाइडल बैग और एक इसे सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफाई कर्मचारी। तो इसे सफाई कर्मचारी क्यों कहते हैं? इसे सफाई कर्मचारी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए कोशिका के अंदर किसी कोशिका ने काम करना बंद कर दिया या वो खराब हो गया, तो ये उसको साफ करता है, उसको बॉडी से, कोशिका से बाहर निकालता है, यानी कि उसे एब्जॉर्ब करता है। अब समझना इस चीज को कैसे। देखो, इसके अंदर होते हैं जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, गुणसूत्र है, गोल्जी बॉडी है, वो किसी ना किसी चीज से बने हुए हैं। उनको पचाने के लिए लाइसोसोम के पास सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही किसी कोशिका ने काम करना बंद किया, वो खराब हुआ, तो वो अपना एंजाइम भेजता है, उसको पचा लेता है। इनकेस मान लीजिए क्या होता है, इसे आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं? कि कोशिका पूरी खराब हो गई, यानी कि सारी कोशिकाएं खराब हो गई, अगर वो कोशिका के शरीर में पड़ी रही तो वो नुकसान करेगी। तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम अपने एक फट जाता है पूरी तरह से, और जिससे सारे एंजाइम क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं और अलग अलग कोशिकाओं को पचा लेते हैं। फिर लाइसोसोम अकेला बचता है और ये खुद को ही पचा लेता है, यानी कि पहले तो ये अपना पूरा परिवार खत्म करता है और फिर खुद को खत्म कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा लाइसोसोम, बाकी और अपने इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। रसदानी, ये कोशिका में सबसे बड़ी होती है, पादप कोशिका में ये बड़े आकार की होती है और जंतु कोशिका में ये कम बड़े आकार की होती है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखा। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगर जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता, समझना मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, कंसिडरेट करके। अगर जंतु कोशिका में, इसमें अगर जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता ना, तो ना तो मैं आपको पढ़ा रहा होता और ना ही आप मुझसे पढ़ रहे होते। यह संसार ही नहीं चलता इस प्रकार से। मतलब क्या होता? हरित लवक हमारे अंदर पाया जा रहा होता, सूर्य का प्रकाश हमें सूर्य भगवान से मिल ही रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है ही। ठीक है, पानी हम दिन में पी रहे हैं, तो दिक्कत कहां पे है? अपना भोजन खुद बनाते, दिक्कत कहां पे आ रही है? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। नहीं बनाते, आप अपना भोजन खुद नहीं बनाते, आपको भोजन बाहर से प्राप्त करना पड़ रहा है। आटा गूंथते हो, आटा लेके आते हो, खाना बनाते हो, वो खाना बनाना नहीं है। जो आपका खाने बनाने का मुख्य पदार्थ है, वो आप खुद बॉडी से तो नहीं बनाते, खुद अपनी बॉडी से खुद बनाते हैं, इसलिए वो होते हैं स्वपोषी। तो पादप के अंदर हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए आप, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके पास हरित लवक नहीं है, मेरे पास हरित लवक नहीं है। अगर मेरे पास और आपके पास हरित लवक होता तो फिर ये झंझट ही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तारक काय की। जो तारक काय है ना, वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो तारक काय आपका, वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ एग्जाम से यही क्वेश्चन बनता है, जो तारक काय है वो पादप कोशिका में पाया जाता, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहां तक क्लियर? ध्यान से सुनना, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। कौन? तारक काय। तारक काय की जो संरचना होती है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। एक तो ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था? इसका जो यूज है ना, वो कोशिका विभाजन में होता है। जब अपने कोशिका विभाजन पढ़ेंगे ना, तो अपने तारक काय की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन पड़ता है जैसे कोशिकांग, कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आप बोल दोगे कि सर, क्या बोलोगे?
ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? तो आप बोलोगे कि सर तारककाय। अगर उसने पूछ लिया कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है, तो आप बोलोगे कि सर कोशिका भित्ति और हरित लवक। अगर वो आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिस पर क्या होता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो आप बोलोगे कि सर राइबोसोम। अगर वो पूछ ले कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके पास खुद के डीएनए है, तो आप बोलोगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ठीक है। अगर वो पूछे कि सर कोशिका, जो कोशिका है आपकी, कोशिका का आत्मघाती सेल है वो कौन है, तो आप बोलोगे कि सर लाइसोसोम। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कल बात करेंगे अपने पहले स्टेप की, प्रोकैरियोटिक की, कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, कैसे दिखाई देती है। देखो पंखा चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, फिर भी मैं आपसे के लिए पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़िए। ठीक है। तो इसके बाद में अपने बात करते हैं एक एक। मैंने आपको बता दिया, इस क्लास को ढंग से देखना। जो चीज नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपको एक मैंने कल अपने चैनल का एनालिसिस किया था, उसमें एक चीज देखी थी कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनमें से 50% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो रिक्वेस्टेड है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका खुद का चैनल है, जितना ज्यादा आप इसको सपोर्ट करोगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा मैटर लाया जाएगा। देखो आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो आपके लिए हिंदी के टीचर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। और ज्यादा सपोर्ट करोगे तो आपके लिए और टीचर आ जाएंगे। हो सकता है अभी ये वीडियो फोन से रिकॉर्ड हो रही है, कल को कैमरे से आपके लिए बढ़िया कोचिंग पूरा कार्य देखो आपके लिए किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टेटस लगाइए। ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ कल इसी समय। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।